Start. Hi, as promised earlier, we are again back with a new video on term loan and cash credit assessment part 2. So hi guys, my name is Rahul Srivastav and we have with us Ghanekar sir signing in for this video. So without any further delay, let us straight away switch to our topic. But before switching, please take a pen and a paper so that you can write or jot all the important points in front of you, which will be helpful for you while doing the practical proposal. Also, before watching this video, I request you to please subscribe to our channel and press the bell icon for any latest updates. So let us straight away start our topic. Over to you, sir. Yes, thank you, Rahul ji. Today's topic, as already told by Rahul ji, आज हम CC कैश क्रेडिट असेसमेंट जो नोट में हम जो नोट का पार्ट है, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड in this session we will take cash credit assessment and term loan assessment. मीन्स एक्चुअल जो नोट में हम असेसमेंट करते हैं कैश क्रेडिट का टर्म लोन का, उसमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है. जैसे हमने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था, जिसने जो पहले से देखते आ रहे हैं, उसमें हमने सीसी असेसमेंट के लिए एक 1000 रुपीज लेके हमने एग्जांपल लिया था. दैट एग्जांपल आई विल रिपीट हियर अगेन बिकॉज दैट इज द बेसिक थिंग. वो अगर ध्यान में आया तो अमाउंट डजंट मैटर, अमाउंट 1000 हो या 1 लाख हो या 1 करोड़ होने दो, द प्रिंसिपल इज ऑलवेज सेम. इसलिए मैंने वही 1000 रुपीज का एग्जाम्पल मैं यहाँ ले रहा हूँ. अभी आई विल स्टार्ट विथ फर्स्ट. देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल असेसमेंट. वर्किंग कैपिटल असेसमेंट करने के 3 अलग, जैसे आरबीआई ने जो सालों से फॉलो किया है, आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से राइट फ्रॉम 70s के आगे, तो उसमें पहले था एक चोरे कमेटी. चोरे कमेटी क्या बोलता है कि जहां ये सारी कमिटीज है ना, ये मेनली आर डिस्कसिंग ऑन मार्जिन, व्हाट मार्जिन इज टू बी टेकन बाय द बैंक्स. तो चोरे कमेटी ये बोलता है कि 25% मार्जिन इज टू बी टेकन ऑन वर्किंग कैपिटल गैप. दैट इज कॉल्ड मींस बोथ दिस टंडन कमेटी एंड कोरे कमेटी आर वर्किंग कैपिटल गैप मेथड्स. बट दिस चोरे कमेटी क्या बोलता है कि जो मार्जिन लेना है वो 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप के ऊपर लेना है. एंड सेकंड इज टंडन कमेटी. उसमें जो अभी के प्रैक्टिस ऑल बैंक्स में अभी प्रैक्टिस में है कैश क्रेडिट के लिए, तो उसमें मार्जिन इज टेकन ऑन करंट एसेट्स. तो जो टंडन कमेटी है, इट इज मोर स्ट्रिंजेंट, क्योंकि उसमें मार्जिन थोड़ा बोरोवर को ज्यादा देना पड़ता है एंड फिर वो करेक्ट फाइनेंस दिया जाता है. जो बैंकर के हिसाब से देखा जाए तो मार्जिन बोरोवर के पास से ज्यादा आता है और एग्जैक्ट जितना वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उतना ही फाइनेंस हो जाता है. टू दैट एक्सटेंट थोड़ा लेसर फाइनेंस होता है उसको, ऐसा. एंड अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ नायक कमेटी, तो हमारे जो अभी आजकल की लेटेस्ट डेफिनेशन के हिसाब से मैक्सिमम जो लोन्स कैश क्रेडिट अकाउंट्स पर्टिकुलरली जो है वो कवर हो जाते हैं या एक्टिविटी वाइज नायक कमेटी का एमएसएमई में कवर हो जाते हैं. एंड नायक कमेटी डील्स विथ वर्किंग कैपिटल असेसमेंट फॉर एमएसएमई, स्मॉल एंड मीडियम लोन्स, एसएमई लोन्स. तो उसमें क्या है, उसमें सिंपल है कि उसमें एक सिंपल फॉर्मूला उसमें है कि एक्सेप्टेड ग्रॉस सेल्स जो है, एक्सेप्टेड लेवल ऑफ ग्रॉस सेल्स जो होगा उसके 25% उसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी. एंड वो उस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से हमने 5% मार्जिन ऑन ग्रॉस सेल्स डिडक्ट करना है. एंड वॉट एवर विल बी दैट विल बी हिज बैंक फाइनेंस, दैट विल बी मिनिमम दैट बैंक शुड फाइनेंस हिम. सो इसमें अभी जो प्रैक्टिस में है उसमें एक टंडन कमेटी है और नायक कमेटी है, उसका कॉम्बिनेशन करके हम यूज करते हैं. दैट विल बी एक्सप्लेन लेटर ऑन. फिर अभी इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या देखने चाहिए हमें नए अकाउंट में. हम जो ये बना रहे हैं मेनली फॉर न्यू कैश क्रेडिट अकाउंट. तो कोई भी नया कैश क्रेडिट अकाउंट जब रहता है तो समझो कोई नया कैश क्रेडिट अकाउंट को हमने 1 करोड़ का लिमिट सैंक्शन किया है बेस्ड ऑन एक्सेप्टेड लेवल ऑफ सेल्स ऑफ 5 करोड़. समझो हमने 1 करोड़ का उसको लिमिट सैंक्शन किया है, तो वो 5 करोड़ तो एकदम एक पहले ही क्वार्टर में नहीं होगा. तो
नए सीसी में हमें ऑलवेज ये कंडीशन डालना चाहिए सैंक्शन में कि द लिमिट विल बी रिलीज एज पर द अचीवमेंट ऑफ सेल्स। मे बी अभी आप ऐसे कर सकते हो कि अगर 1 करोड़ का किया है तो 50 लाख यू कैन इमीडिएटली रिलीज, एंड रिमेनिंग 50 लाख अभी अभी आजकल जीएसटी का जमाना है, तो जीएसटी में जब उसके जीएसटी रिटर्न समझो पहले 3 महीने के आ जाएंगे, अगर जीएसटी रिटर्न उसका 3 महीने का अच्छी तरह से आता है तो दो ऑन दैट बेसिस वी कैन रिलीज। अगर कम होता है तो वी विल नॉट रिलीज द कैश क्रेडिट अकाउंट, सो दैट बैंक्स इंटरेस्ट विल बी प्रोटेक्टेड। नहीं तो क्या होता है, हम एक साथ अगर देते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डाइवर्जन ऑफ फंड्स, पार्ट ऑफ इट ही मे यूटिलाइज फॉर परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और मे बी उसने सब स्टार्ट में बिजनेस करने के लिए बाहर से यहाँ से वहां से बोरोइंग किया होगा, तो वो उसको पे करने के लिए उसका यूज करेगा, एंड अल्टीमेटली जब उसको एक्चुअल वर्किंग ऑर्डर्स रहेंगे तो फिर देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो इसलिए ये बैंक का इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए, एंड नॉर्मली ये होता है कि नया अकाउंट होता है, नया अकाउंट में अगर ये सारे रीजन से वो जल्दी एनपीए में जाता है तो फिर वो स्टाफ अकाउंट होता है। ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ये हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए, अर्ली मॉर्टेलिटी में वो अकाउंट नहीं आना चाहिए इसलिए। देन नेक्स्ट इज विजिट इन द फर्स्ट क्वार्टर। कोई भी कैश क्रेडिट अकाउंट में फर्स्ट क्वार्टर में हमें विजिट, जैसे हम समझो अभी इसी केस में 50 लाख का हम सीसी रिलीज करते हैं तो इमीडिएटली उसका स्टॉक परचेस हुआ है क्या नहीं, या फिर टर्म लोन का तो बाद में बोलेंगे, लेकिन टर्म लोन का भी मशीनरी परचेस हुआ है क्या नहीं, इसके लिए हमें फर्स्ट क्वार्टर में ही विजिट होना चाहिए। क्योंकि जितना हम उसको समझना चाहिए कि अरे बोरोवर चौकन्ने बैंकर चौकन्ने हैं और हमारे यहाँ विजिट करते हैं, एंड दैट शुड बी अ सरप्राइज विजिट। सरप्राइज विजिट अगर हम करते हैं स्टॉक आया है क्या नहीं, एंड उसको पहले ही क्वार्टर से या पहले ही मंथ से डिसिप्लिन लगाना चाहिए कि ही शुड सबमिट द स्टॉक स्टेटमेंट, एंड अगेंस्ट दैट स्टॉक स्टेटमेंट ओनली हिज डीपी विल बी रिलीज्ड। तो ये थोड़ी चीजें है ना, जब स्टार्ट बोरोवर हमारे साथ करता है तभी हम उसको डिसिप्लिन लगाते हैं, तो बाद में उसको ध्यान में आता है कि यहाँ ऐसे हम एकदम लूज रहेंगे तो नहीं चलेगा। एक बार ये प्रैक्टिस बन जाती है कि बैंकर को चलता है तो फिर इट गोज ऑन लाइक दैट ओनली। तो इसलिए ये एक मीन प्रैक्टिकल ये है। थर्ड थिंग इज दैट जहाँ कंप्लेंट्स ज्यादा होती है ऑलवेज, उसमें यह है कि इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, सीसी में इंश्योरेंस स्टॉक का इंश्योरेंस नहीं किया गया है। तो हम बैंकर का इसमें ये रहता है, बोरोवर के ऊपर ही कंडीशन रहता है कि स्टॉक शुड बी इंश्योर्ड, बट हम बैंकर जो बोरोवर के ऊपर डालते हैं लेकिन बैंक ऑफिसर के ऊपर डालता है। बैंक क्या बोलता है कि इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑफिसर एंड ब्रांच मैनेजर टू गेट द स्टॉक इंश्योर्ड और गेट द एसेट्स इन फाइनेंस इंश्योर्ड। तो इसलिए ये हमारे इसके बैंक के बेनिफिट के लिए एंड फॉर आवर पर्सनल बेनिफिट आल्सो, इट शुड बी इंश्योर्ड दैट इमीडिएटली इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक इज डन। क्योंकि टर्म लोन में क्या होता है, टर्म लोन में मशीनरी बाद में आता है, उसमें 1-2-3 महीने भी मिलते हैं, इंस्टॉलेशन होता है, सारा होता है, उसके बाद इंश्योरेंस किया तो चलता है। लेकिन यहाँ स्टॉक का इमीडिएट स्टार्ट होता है, और इमीडिएटली अगर हो गया और स्टार्ट ऑफ द ये इसमें भी कुछ फायर हो गया, बर्गलरी हो गया, कुछ भी हो गया, तो यू विल नॉट गेट एनीथिंग इफ द स्टॉक इज नॉट इंश्योर्ड। और आपके अगर कोई भी आप इंस्पेक्शन रिपोर्ट देखो तो उसमें रेगुलरली ये कमेंट्स रहते हैं, स्टॉक इज नॉट इंश्योर्ड, अंडर इंश्योर्ड, या फिर उसका जो प्रॉपर एड्रेस नहीं है, कहाँ स्टॉक रखा गया वगैरह वगैरह वगैरह। तो इंश्योरेंस के कमेंट्स नॉर्मली रहते हैं, और उसमें थोड़ा ये देखा नहीं जाता है। इसमें मैंने ये देखा है कि इंश्योरेंस के बारे में इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए मैं ये थोड़ा इसको इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। कंसिडरिंग द सिक्योरिटी का आपको इंश्योरेंस करना ही चाहिए। देन नेक्स्ट इज इन केस ऑफ बिग लिमिट्स, बिग कैश क्रेडिट लिमिट्स, जो रॉ मटेरियल सप्लायर्स रहते हैं उनका, एंड जो हम जिसके पास से हमें ऑर्डर, उस यूनिट को ऑर्डर मिलने वाले हैं, वो दोनों का ड्यू डिलिजेंस होना जरूरी है कि वो रॉ मटेरियल सप्लायर, हम आजकल ड्यू डिलिजेंस क्या है आप इसमें भी कर सकते हो। जब कोई भी नाम कंपनी का, पर्टिकुलरली अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है, कंपनी का नाम डालते हो तो आपको मिल जाता है कि उसका डायरेक्टर्स के नाम भी मिलते हैं, या फिर वो कितना रिनोन्ड है, उसके रेटिंग्स भी मिलते हैं। तो ये सारी चीजें एंड सब मेनी अदर वेज ऑफ ड्यू डिलिजेंस आप विजिट कर सकते हो। विजिट कर 1-2 जो वेंडर्स है उनको डायरेक्टली फोन पे या मेल पे कांटेक्ट कर सकते हो कि कंफर्म करो करके। आप कंफर्म ऑर्डर है तो आपकी तरफ से हम कंफर्म कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे ऑर्डर दिए हुए हो, गिवन सच एंड सच ऑर्डर्स फ्रॉम यू, वी रिक्वेस्ट यू टू कंफर्म। ये भी हम कर सकते हैं। समझो 10 ऑर्डर दिए तो 2 बिग ऑर्डर्स में हम कंफर्म कर सकते हैं इस तरह से। अलग अलग आदमी इसमें अलग अलग तरीके से ये कर सकता है, क्योंकि देर आर वेरियस मोड्स ऑफ कंफर्मिंग दैट। ठीक है। देन इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स,
जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स रहते हैं उसमें पावर ऑफ अटर्नी का रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है। क्या होता है कि इसमें बहुत बार जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें जेवी रहता है, जेवी एग्रीमेंट रहता है। एंड जेवी एग्रीमेंट जब रहता है तो नॉर्मली उसमें ऐसे रहता है कि समझो एक अमाउंट है तो उसमें 30% विल बी पेड टू सम वन पार्टनर एंड 70% विल बी पेड टू अनदर पार्टनर। तो ये जो जेवी एग्रीमेंट है तो उसके लिए जो अकाउंट रहेगा तो डायरेक्टली द फंड्स विल कम फ्रॉम दैट government department directly to that account, JV account, and from JV account it should be distributed to among both the partners। तो इसलिए पावर ऑफ अटर्नी अगर रजिस्टर होता है तो फिर ये हमारे पास आता है। नहीं तो लोग बोरोवर्स क्या करते हैं कि एक तो हमारे पास ये अकाउंट नंबर देते हैं, पहले तो एक दो बार पेमेंट आते हैं लेकिन बाद में वो दूसरे अकाउंट बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं एंड फ्रॉम दैट वो डाइवर्ट हो जाता है। फिर हमारे यहाँ का अकाउंट ऐसे ही रहता है। मीन्स आपने बहुत लोगों ने देखा होगा कि इंफ्रा के जो अकाउंट्स रहते हैं वो एकदम हाई लेवल पे, मीन्स 2 करोड़ का अकाउंट है तो 2 करोड़ का ही लेवल रहता है, तो रिसीट्स बहुत कम आते हैं। एक तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पेमेंट्स मिलने में टाइम लगता है बहुत। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट इसमें अगर गवर्नमेंट का ये है तो पावर ऑफ अटर्नी रजिस्टर करना जरूरी है। देन नेक्स्ट इज स्टॉक ऑडिट। ये क्या होता है, नए सीसी अकाउंट में फर्स्ट ईयर में स्टॉक ऑडिट अलर्ट नहीं होता है। स्टॉक ऑडिट अप टू 2 करोड़ एंड वो भी स्टॉक ऑडिट जो रहता है वो अबव 2 करोड़ एंड अबव के लिए स्टॉक ऑडिट है, वो भी फर्स्ट ईयर में नहीं रहता है। तो इसलिए ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, जैसे मैंने पहले बोला कि क्वार्टरली विजिट, एक फर्स्ट क्वार्टर में तो विजिट जरूरी है लेकिन वैसे भी 6 मंथ्स में एक विजिट उसको जरूरी है कि जहां हम ये स्टॉक एक्चुअल उसका सिक्योरिटी है क्या नहीं, उसका वैल्यूएशन भी हम करके देख सकते हैं। तो जो स्टॉक ऑडिट के लिए जो फॉर्मेट दिया है उसी फॉर्मेट से कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके अगर विजिट के लिए जाते हैं एंड वी कैन जॉट इट डाउन एंड हमारा विजिट रिपोर्ट में कवर करते हैं, तो दैट विल सिक्योर आवर इंटरेस्ट। कोई भी यूनिट में फर्स्ट ईयर में थोड़ा ज्यादा ड्यू डिलिजेंस मॉनिटरिंग रहना जरूरी होता है। ठीक है राहुल जी, तो ये ऑल दीज वेयर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने अभी डिस्कस किए। Yes, sir. हाँ, तो अभी नाउ वी विल गो टू एक्चुअल असेसमेंट। तो सीसी असेसमेंट में क्या है, मैंने जैसे पहले ही बोला कि हम अभी यूज करते हैं तो टंडन कमेटी एंड नायक कमेटी। तो राहुल जी वो टेबल आप डालेंगे उसमें। Yes. So friends, in this example we have taken that gross accepted level of sales is 1000। थोड़ा वो ये हो सकता है क्या नीचे राहुल जी? हाँ थोड़ा सा, हाँ ग्रॉस एक्सेप्टेड नहीं, हाँ ठीक है। अभी ग्रॉस एक्सेप्टेड लेवल ऑफ सेल्स इज 1000। जो अभी ये जो एक्सेप्टेड लेवल ऑफ सेल्स होता है ये हमने पहले ही डिस्कस किया है कि ये एक्सेप्टेड लेवल ऑफ सेल्स पहले जो कुछ ट्रेड्स है उसमें से होना चाहिए। ये हमने KFI जब देखा तब देखा है। तो नाउ वी हैव कम दैट वी हैव एक्सेप्टेड द ग्रॉस लेवल ऑफ सेल्स ऑफ 1000। देन डेटर्स लेवल इज 3 मंथ्स एंड स्टॉक लेवल इज 1 मंथ एंड करंट लायबिलिटी लेवल इज 1 मंथ। तो इसमें अभी कैसे होता है कि टोटल करंट एसेट्स, टोटल करंट कैसे आ गए टोटल करंट एसेट्स, तो डेटर्स लेवल 3 मंथ्स है तो डेटर्स लेवल का 3 मंथ्स का 250 है। मींस सिंपल है कि 1000 डिवाइडेड बाय 12 into 3 दैट कम्स टू 249। तो हमने राउंडिंग में 250 लिया है। देन स्टॉक लेवल फॉर 1 मंथ इज 83। 250 plus 183 means total current assets will be 333। then other current liabilities, that level is also 1 month, means 1000 divided by 12 it comes to 83। so working capital gap, as this is as per Tandon committee। first we will discuss Tandon committee। Tandon committee ये है total current assets आ गए 333, other current liability 83, working capital gap 250। देन NWC और जिसको हम मार्जिन कहते हैं, तो वो टंडन कमेटी में क्या है 25% ऑफ टोटल करंट एसेट्स। तो ये आता है 50 एंड देन एक्चुअल NWC इज 100। तो इसमें अभी MPBF क्या हो गया, MPBF मींस 250 वर्किंग कैपिटल गैप माइनस NWC, ये जो है वो 50 मींस इधर 200 आ गया MPBF एंड C माइनस E आ गया, एक्चुअल NWC 100 है। तो इसमें अभी 150 उसको सैंक्शन करेंगे हम, क्योंकि टंडन कमेटी में क्या है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस हम बोलते हैं।
तो MPBF means maximum permissible bank finance, it will be 150 as per टंडन कमेटी। ठीक है, अभी हम एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या करते हैं, जब MSME को सैंक्शन करते हैं तो MSME को सैंक्शन करते वक्त हम ये जो है असेसमेंट नायक कमेटी के हिसाब से असेसमेंट करते हैं, लिमिट सैंक्शन करते हैं, एंड इट इज मॉनिटर्ड एज पर स्टॉक स्टेटमेंट सबमिटेड। तो अभी इसमें नायक कमेटी में हम देखेंगे, नायक कमेटी में क्या है, ग्रॉस सेल्स इट इज 1000, अगेन दैट एक्सेप्टेड लेवल ऑफ सेल्स इज 1000। देन एज पर नायक कमेटी वर्किंग कैपिटल गैप इज मींस उसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, इट विल बी 25% ऑफ ग्रॉस एक्सेप्टेड सेल्स, तो दैट इज 250। देन NWC या मार्जिन क्या रहेगा, 5% ऑफ ग्रॉस सेल्स, इट इज 50, मींस 5% ऑफ 1000, इट इज 50। देन एक्चुअल मार्जिन हमने ये अप्रोक्सीमेटली लिया है, एक्चुअल NWC उसका बैलेंस शीट के हिसाब से है 100, तो MPBF क्या आ जाएगा, C माइनस B माइनस C आ गया 200 एंड B माइनस D इट विल बी 150। तो नायक कमेटी क्या बोलता है, ये जो B माइनस C और B माइनस D इसमें से अभी 200 जो आ गया, तो यहाँ हमें ऐसे करना है कि 200 उसको, क्योंकि दैट इज मिनिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एज पर नायक कमेटी, तो हम 200 का उसको लिमिट सैंक्शन करेंगे। लेकिन अगर उसका स्टॉक स्टेटमेंट के हिसाब से DP 150 निकलता है तो उसको 150 का DP अलाउ करेंगे। जब उसका एक्चुअल स्टॉक स्टेटमेंट से DP ज्यादा निकलेगा, आपको लिमिट उसको 200 तक सैंक्शन करेंगे। इस तरह से ये मैकेनिज्म इसमें टंडन कमेटी एंड नायक कमेटी में आता है। अभी इसमें जैसे मैंने बोला कि कितना भी अमाउंट ज्यादा होने दो कम होने दो, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दीज आर द बेसिक थिंग्स। ठीक है राहुल जी, एंड इसमें और एक बात है कि ये जो अभी मार्जिन हम यहाँ देखते हैं कि एक्चुअल मार्जिन नायक कमेटी में है, यहाँ एज पर नायक कमेटी 50 रुपए ही चाहिए, लेकिन उसका 100 रुपया है। तो समझो अभी बोरोवर ने आपके पास कोई टर्म लोन के लिए एप्लीकेशन दिया, तो वो बोलता है कि अभी मेरा ऑलरेडी बिजनेस में मार्जिन ज्यादा है, तो वही आप यूज करो, वो खुद को उसको लाने की जरूरत नहीं। तो ये सही है कि ये जो एक्सेस मार्जिन है ही कैन यूटिलाइज फॉर ये मार्जिन 50 रुपया पकड़ के, वो समझो 250 का कोई वो एसेट परचेस करना चाहता है, तो वो बोलता है कि मेरा 50 ऑलरेडी है उसमें, तो आप मुझे पूरा 250 का टर्म लोन सैंक्शन कर दो, वी कैन सैंक्शन इट। ये मार्जिन यूटिलाइज करके हम पूरा 250 का उसको लोन सैंक्शन कर सकते हैं। Okay, okay. So that will be the case. That this was in nutshell regarding Cash. CC assessment. ठीक है, Yes, sir. तो इसके ऊपर फिर क्वेश्चन जब आएंगे तो हम ये आगे इसमें ये करेंगे। देन नेक्स्ट इज टर्म लोन असेसमेंट। तो टर्म लोन असेसमेंट में मेन तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक्निकल ये रहता है एज पर लेंडिंग कमेटी के DSCR शुड बी मोर देन 1.5, दैट इज द बेसिक थिंग इन केस ऑफ टर्म लोन, एंड मार्जिन शुड बी 25%। टर्म लोन जब देते हैं तो जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर ऑलरेडी बिजनेस में अवेलेबल है तो दैट कैन बी यूज, बट अदरवाइज फॉर न्यू यूनिट, अभी हम जब न्यू यूनिट की बात कर रहे हैं तो न्यू यूनिट में उसने 25% मार्जिन अपना लाना चाहिए। ऐसा DSCR का ये क्या है, ये अभी बहुत मीन्स इतने इसमें टर्म लोन के प्रपोजल बहुत ज्यादा होते हैं, मुद्रा के होते हैं, मुद्रा में भी बहुत सारे लोग डालते हैं, नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट, ये आपका इसका पार्ट रहता है ऊपर, एंड देन इंस्टॉलमेंट को डिवाइड करके जो आएगा दैट विल बी 1, वो अगर 1.5 से ज्यादा है तो वी कैन सैंक्शन हिम द टर्म लोन। ये मेन थिंग हो गई टर्म लोन में। हाँ बोलिए Sir, what I have understood, the meaning of DSR is that whatever cash is available with the borrower to repay the loan, that indicates DSCR. Correct, na? हाँ दैट इज करेक्ट, दैट इज मीन्स वही तो यही इसमें से निकलता है ना कि देखो इसमें कैश अवेलेबल मीन्स क्या है, उसके पास क्या है, नेट प्रॉफिट है प्लस डेप्रिसिएशन जो है वो नोशनल दिखाया हुआ रहता है, लेकिन दैट इज अवेलेबल फॉर रीपेमेंट, इसलिए हम व्हाई वी आर एडिंग बैक द डेप्रिसिएशन, बिकॉज डेप्रिसिएशन जो है वो एज पर अकाउंटिंग प्रैक्टिस समझो 15%, 20%, 10% हर एक एज पर दैट एसेट्स उसको डेप्रिसिएशन डालना है, लेकिन वो एक्चुअल पेमेंट किधर करना नहीं पड़ता है, दैट इज ओनली द अकाउंटिंग प्रैक्टिस जिसमें वो हर साल उसका एसेट्स का वैल्यू कम होते जाएगा, इसलिए उसको दिखाना पड़ता है बैलेंस शीट में, तो इसलिए वो जो डेप्रिसिएशन वो एक्चुअली अदरवाइज इट इज अवेलेबल। ठीक है ना,
एंड इंटरेस्ट भी हम एड बैक क्यों करते हैं? तो नॉर्मली क्या है कि दो मेथड्स है इसमें, कि एक तो हम इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट सेपरेटली बैलेंस शीट में डेबिट होता है ना, ऐसा, लेकिन हम ईएमआई देते हैं, तो इसलिए ईएमआई में तो इंटरेस्ट का पार्ट आ जाता है, इसलिए इसमें हम जब, अगर आपका ईएमआई है तो इंस्टॉलमेंट में सिर्फ ईएमआई आएगा, अगर नॉन ईएमआई है तो इट विल बी इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। मीन्स इसका डेफिनेशन क्या है, ऊपर आएगा नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट, नीचे आएगा प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट ब्रैकेट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अभी ईएमआई में क्या होता है, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इंक्लूडिंग ही ईएमआई आता है, इसलिए अगर ईएमआई है तो सिर्फ डेबिट में ईएमआई आएगा। लेकिन एज अ प्रैक्टिस कमर्शियल लोन्स में ईएमआई नहीं देना चाहिए, एज पर प्रैक्टिस या एज पर गाइडलाइंस ऑफ एचओ कमर्शियल लोन्स में पीडी देना चाहिए। हाँ, पीडी देना चाहिए ऐसा। तो इसमें एक्चुअली बोरो का ही फायदा होता है, पीडी जब देते हैं ना तो इसमें बोरो। हाँ बोलिए ना सर, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है डिफरेंस बिटवीन ईएमआई एंड पीईडी। हाँ, तो ईएमआई पीईडी मींस क्या है कि पीईडी मींस सिंपल है कि पीईडी मींस प्रिंसिपल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। मींस समझो हमने 1 करोड़ का लोन दिया है, अभी कोई भी कमर्शियल लोन में 84 मंथ्स का रिपेमेंट होता है, तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 84 दैट विल बी हिज इंस्टॉलमेंट। मींस प्रिंसिपल जो लोन है वो 1 करोड़ है, उसको 84 को डिवाइड किया जो इंस्टॉलमेंट आएगा, एंड इंटरेस्ट विल बी पेड एज एंड व्हेन अप्लाइड सेपरेटली। तो पीडी में क्या होता है कि इंटरेस्ट सेपरेटली पे करना पड़ता है एंड प्रिंसिपल सेपरेटली पे करना पड़ता है। एंड ईएमआई में क्या होता है कि ईएमआई का चार्ट रहता है, जहां हम उसको समझो अभी इसी केस में 1 करोड़ का है एंड 84 मंथ्स है, तो फिर उसमें क्या होता है कि हम चार्ट में डालेंगे उसका ईएमआई कितना आता है या देखेंगे। इसमें क्या होता है कि हर महीने में उसका कुछ पार्ट प्रिंसिपल को जाएगा, पहले तो पूरा इंटरेस्ट कवर हो जाएगा एंड देन सम पार्ट विल गो टू प्रिंसिपल। उसमें धीरे धीरे क्या होता है कि फर्स्ट स्टार्ट में प्रिंसिपल में अमाउंट कम जाता है, जैसे जैसे उसका प्रिंसिपल का बैलेंस कम होते जाएगा वैसे वैसे उसको उसका प्रिंसिपल का अमाउंट बढ़ते जाएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट कम होते जाएगा। ये दिस इज ईएमआई। लेकिन अगर आप कंज्यूमर के मींस बोरोवर के हिसाब से देखोगे ना, तो ये जो पीडी मेथड है ना, इट इज मोर प्रॉफिटेबल, उसमें बोरोवर को इंटरेस्ट कम देना पड़ता है। हाँ, और हम जब कैलकुलेट, इसीलिए कैसे होता है कि हम जब कैलकुलेट करते हैं दिस हैज रिलेशन टू डीएससीआर। अगर ये हम पीडी के हिसाब से हमने डीएससीआर कैलकुलेट किया और उसके पास फंड्स है, तो ही शुड पे, ही इज एबल, ही हैज एक्सेस फंड्स टू पे, इसीलिए हम वो सैंक्शन देते हैं ना। अगर हमने उसको ये करके ईएमआई दिया तो ईएमआई थोड़ा कम आएगा उसका, ठीक है, लेकिन इसमें ये होगा कि फिर जो एक्सेस रहेगा उसका डाइवर्जन होने की चांसेस है ऐसा। इसलिए डीएससीआर अगर अलाउ करता है आपको, तो डीएससीआर अगर अलाउ करता है तो यू शुड सैंक्शन हिम। देखो, डीएससीआर का मतलब ये है कि अगर डीएससीआर अलाउ नहीं करता है तो टू दैट एक्सटेंट यू शुड रिड्यूस द लोन। समझो उसने 1 करोड़ का लोन मांगा है लेकिन डीएससीआर इज नॉट अलाउइंग इट, सो आप 80 लाख का करके देखो। इस तरह से आपको कितना अलाउ करता है उतना ही हमें सैंक्शन देना। इसलिए ये 1.5 का जो डाला है रेशो, तो इसलिए ये है कि 1.5 जब तक नहीं आता है ना, हम उसका एवरेज भी निकालते हैं, इसलिए जो प्रैक्टिस है वो एवरेज डीएससीआर निकालने का भी प्रैक्टिस है। मींस फर्स्ट ईयर में नॉर्मली डीएससीआर फेवरेबल नहीं रहता है, लेकिन 7 इयर्स का रिपेमेंट है तो 7 इयर्स में फेवरेबल हो जाता है ऐसा। तो लेकिन कभी कभी ऐसे होता है, कोई बिजनेस मॉडल ऐसा रहता है कि वो एवरेज डीएससीआर भी 1.5 नहीं बैठता है, तो फिर ऐसे केसेस में आपको यू हैव टू रिड्यूस द लोन क्वांटम ऐसा, ठीक है। अभी टर्म लोन में अदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या देखनी है, तो पहले तो मैंने ये, हाँ बोलिए, हेलो, बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है? हाँ वो कोई है, वो कॉर्पोरेशन का ही आया है ना, अभी उसको कुछ नहीं कर सकते वो तो आवाज आते रहेगा मेरे कांच भी बंद है फिर भी वो इतने जोर से आता है ना। चलो, अभी पहले मैंने बताया इनके सब कमर्शियल लोन ईएमआई शुड नॉट बी गिवन, ये है। इसमें भी एक है कि 10 लाख तक जो मुद्रा लोन रहते हैं ना, उसमें वो बोरोवर को सेपरेट इंटरेस्ट पे करना, तो इट इज एडवाइजेबल कि ये 10 लाख तक दे दो, ईएमआई दे दिया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब बड़े लोन के लिए नॉन ईएमआई ही देना चाहिए, मीन पीडी देना चाहिए, ठीक है। देन सप्लायर ड्यू डिलीजेंस, जैसे हमने सीसी में बोला वैसे ही इधर भी है कि जो सप्लायर है मशीनरी का,
उसको फोन करके या उसका नेट पे देख के पूरा उसका डिलीजेंस है, वो सही टाइम पे डिलीवरी देगा क्या नहीं, उसके भी रेटिंग्स रहते हैं, आजकल सभी के रेटिंग्स रहते हैं इसमें। तो ये भी ये सप्लायर डिलीजन, अगर हमें थोड़ा और ज्यादा डाउट है तो फिर उसके उसको विजिट भी हम कर सकते हैं, या फिर उसने कहाँ कहाँ मशीनरी सप्लाई किया है वहां से हम रिपोर्ट ले सकते हैं। ऐसा तो सप्लायर ड्यू डिलिजेंस जरूरी है। देन एक महीने में एक मेजर जो लोगों को समझ में नहीं आता है बार या मालूम नहीं रहता है, जब बड़े प्रपोजल जब आते हैं तो उसमें बहुत बार एचओ से या जेरो से सैंक्शन आता है, तो उसमें एक कंसेप्ट रहता है कि एस्क्रो अकाउंट। तो इसको इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि व्हाट इज एस्क्रो अकाउंट। ये नाम सुन के एकदम डर लगता है कि अरे एस्क्रो अकाउंट क्या है, एकदम ऐसा नाम ऐसा है ना, एस्क्रो बोले तो क्या कुछ समझता नहीं है, जैसे कोई टेक्निकल इंजीनियरिंग में चले गए क्या, ऐसे लगता है ऐसा। तो इसमें कुछ नहीं है, एस्क्रो अकाउंट इज नॉर्मल करंट अकाउंट। जैसे हम नॉर्मल करंट अकाउंट खोलते हैं वैसे ही करंट अकाउंट ओपन करना होता है। उसमें बेसिक उसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि एस्क्रो अकाउंट में हम चेकबुक फैसिलिटी नहीं देते हैं। इट इज ऑपरेटेड जॉइंटली बाय द पार्टीज हु अंडर कॉन्ट्रैक्ट। मीन जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कोई समझो 2-3 लोगों के अंडर बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें वो एस्क्रो में जो उस कॉन्ट्रैक्ट में सारे टर्म्स ये करके किए हुए रहते हैं कि किस तरह से वो पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मीन्स समझो कोई ऑर्डर के अगेंस्ट वो उनके तीन तीन पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो उसमें ये रहता है कि किसी को 20, एक पार्टी को 20% जाएगा, एक पार्टी को 50% जाएगा, दूसरे पार्टी को 30% जाएगा, इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। तो वो सारा स्पेल आउट होता है उस एग्रीमेंट में, और फिर उसमें लास्ट में ये रहता है कि फॉर दिस पर्पस द एस्क्रो अकाउंट विल बी ओपन। और नॉर्मली बैंक भी उसमें कंडीशन डालता है तो कि एस्क्रो अकाउंट शुड बी ओपन। और तो उसका एस्क्रो अकाउंट का मतलब यह है कि बैंक शुड हैव कंट्रोल ओवर द रिसीवेबल्स। तो उसमें यह है कि हम क्या करते हैं, एस्क्रो अकाउंट ओपन करते हैं, वो जो है वो जो फाइनल ऑर्डर जिसके पास दिया है उसको हम वो कन्वे करेंगे एंड द प्रोसीड्स विल बी क्रेडिटेड टू एस्क्रो अकाउंट ईच एंड एवरी टाइम। अभी उसमें बैंक का इंटरेस्ट क्या है, तो बैंक विल फर्स्ट रिकवर द ओवरड्यूज। मीन्स टर्म लोन में जो ओवरड्यूज रहेंगे वो बैंक रिकवर करेगा। समझो कंसोर्शियम है तो कंसोर्शियम में जो बैंक्स है वो सारे बैंक के ओवरड्यूज पहले रिकवर करेंगे, and then the remaining amount will be distributed as per the letter submitted by the this जो कुछ एग्रीमेंट है उसके जो 3 पार्टीज रहेंगे वो तीनों पार्टीज का साइन जो एस्क्रो अकाउंट में ये हुआ था कि इट विल जॉइंटली लेटर सबमिट होगा एंड अकॉर्डिंगली द फंड्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। या फिर एग्रीमेंट में पहले ही बोला जाता है कि पहले आप बैंक विल टेक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड द रिमेनिंग बैलेंस विल बी गिवन इन प्रपोर्शन। मीन्स उसमें जो प्रोपोर्शन दिया गया है, परसेंटेज दिया गया है, उस हिसाब से उस अकाउंट में हमें फंड्स ट्रांसफर करना है ऑपरेटिव अकाउंट्स में। Means escrow account is not an operative account. Escrow account will be operated as per specific instructions or as per agreement. तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये मीन्स नाम ये करने से कुछ डरने की बात नहीं है, सिर्फ ये बैंकर का कंट्रोल उसके ऊपर रहता है। और ये बहुत बार देखा गया है कि ये कंडीशन कहीं तो नीचे दी गई होती है, स्पेशल कंडीशन में नहीं रहती, और फिर बाद में पर्टिकुलरली इन केस ऑफ फ्रॉड्स एंड इन केस ऑफ बिग अकाउंट्स से पाया गया है कि एस्क्रो अकाउंट ओपन किया ही नहीं इन मोस्ट केसेस। क्योंकि क्या होता है ये नहीं है किसको पूछना है, कोई 10 लोगों को पूछेंगे तो 9 लोगों को मालूम ही नहीं रहता है, ये एक्चुअल फैक्ट है। तो इसलिए ये इसमें मैंने कवर किया है कि एस्क्रो अकाउंट का कंडीशन अगर है तो वी मस्ट इंसिस्ट फॉर ओपनिंग दैट एस्क्रो अकाउंट। जैसे हम पावर ऑफ अटर्नी का बोलते हैं तो पावर ऑफ अटर्नी एंड दिस एस्क्रो अकाउंट इज ऑलवेज रिलेटेड, कि आप पावर ऑफ अटर्नी करके उस वेंडर को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बोलो कि दिस अमाउंट शुड कम इन दिस एस्क्रो अकाउंट, ऐसा। ठीक है। देन टर्म लोन में पोस्ट सैंक्शन वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट मशीनरी का, जैसे हमने पहले बोला, लेकिन उसमें थोड़ा क्योंकि उसमें और एक बात रहेगी कि टर्म लोन में नॉर्मली मोरेटोरियम पीरियड का एक पार्ट रहता है कि वो हमने सही ढंग से करना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में क्या होता है पहले ही इसका असेसमेंट, मोरेटोरियम पीरियड का असेसमेंट, क्योंकि बड़ी हेवी मशीनरी में इंस्टॉलेशन पीरियड रहता है, उसको इंस्टॉलेशन कितना चाहिए क्या, एंड फिर जब ये रहता है मीन्स मोरेटोरियम पीरियड रहता है तो फिर वो अकाउंट पर्टिकुलरली सीबीएस में ओपन करते समय बहुत बार प्रॉब्लम पाया गया है। सीबीएस में जब मोरेटोरियम पीरियड है तो कैसे अकाउंट ओपन करना है, तो ये थोड़ा ढंग से समझना चाहिए। एक तो उसका असेसमेंट सही ढंग से करना चाहिए कि जब मोरेटोरियम पीरियड है तो सही में उसको 6 महीने लगने वाले या 3 महीने लगने वाले, तो स्टार्ट में ही उसको अगर परफेक्ट मोरेटोरियम पीरियड दिया ना तो फिर अकाउंट ट्रेस में आने के चांसेस कम रहते हैं।
इसलिए वो पूरा उसका स्टडी करके उसको मोरेटोरियम पीरियड देना चाहिए। उसने मांगा है 6 महीना, लेकिन सही में 6 महीने की जरूरत है क्या? कभी कभी क्या होता है, बोरोवर बोलता है 6 महीना, लेकिन रियल में 9 महीने 9 मंथ्स की जरूरत होती है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, और उसमें दो ऑप्शन रहते हैं, एक तो ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड इंटरेस्ट पे करना है या नहीं करना है। अभी कुछ कुछ जो, अभी समझो टर्म लोन नया है लेकिन यूनिट एग्जिस्टिंग है, तो ही कैन पे। बट अगर यूनिट भी नया है, पूरा नया एस्टेब्लिश हुआ यूनिट है, तो हाउ ही विल बी एबल टू पे इवन इंटरेस्ट ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड? तो दिस शुड नॉट बी रेगुलर प्रैक्टिस। हमने देखना इवन इंटरेस्ट पे करने के लिए भी तो उसका इनकम जनरेशन शुरू होना चाहिए ना, तभी वो इंटरेस्ट पे कर सकेगा। हाँ बोलिए। जैसा कि एजुकेशन लोन में भी गिवन ऑप्शन ऑफ इंटरेस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड एज एंड व्हेन अप्लाइड, तो मतलब बोरोवर को हाँ उसमें चॉइस मिलता है कि आइदर ही कैन रीपे द इंटरेस्ट ड्यूरिंग मोरेटोरियम पीरियड और ही कैन पे सब्सिक्वेंटली। तो वैसे ही आप बोले टर्म लोन में यस भी वी यस। शुड गिव द ऑप्शन। हाँ हम पहले ही, लेकिन वो हमने टर्म लोन में या एजुकेशन पहले ही देना चाहिए कि उसको उसको पहले ही बोलना है कि दोनों में से एक ऑप्शन कि आप हम असेसमेंट करते समय उसको देखना, हमने ये असेस करना है कि उसके रिपेमेंट स्टार्ट होने वाला है या नहीं होने वाला है। अगर उसका इनकम जनरेशन नहीं होने वाला है तो वी शुड गिव हिम द मोरेटोरियम पीरियड फॉर प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट, and that principal should be added to the that interest during that moratorium period should be added to the principal, and after that it means समझो 84 मंथ्स का रिपेमेंट पीरियड है एंड 6 मंथ्स का मोरेटोरियम पीरियड है, तो 84 माइनस 6 हो गया 78। तो प्रिंसिपल में वो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा एंड देन इट विल बी डिवाइडेड बाय 78, तो वो उसका प्रिंसिपल का ही रहेगा, एंड रिमेनिंग देन आफ्टर 6 मंथ्स ही विल पे इंटरेस्ट सेपरेटली। ठीक है, दैट शुड बी द केस। देन एक और एक इम्पोर्टेंट है टर्म लोन असेसमेंट में कि मार्जिन बोरोवर ने लाया है कि नहीं लाया है, ये असेस करना पड़ता है। तो बहुत बार ऐसे बोला जाता है कि मार्जिन के लिए सीए सर्टिफिकेट ले लो। ठीक है, सीए सर्टिफिकेट तो कोई भी सीए सर्टिफिकेट देगा कि वो क्या सीए क्या लिखता है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बोरोवर आई हैव गिवन दिस सर्टिफिकेट, मींस सीए हैज नो रिस्पांसिबिलिटी ऑन इट। हम सिर्फ बोल देंगे अरे सीए सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन सीए सर्टिफिकेट की सैंक्टिटी क्या है, वो तो उसका उसका कोई भी लाइन देखो, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द बोरोवर आई सर्टिफाई दैट बोरोवर हैज ब्रॉट सच एंड सच मार्जिन। तो वो तो फिर उससे ज्यादा हम अच्छा असेस कर सकते हैं ना। तो बैलेंस शीट जो प्रोजेक्शन देता है, तो प्रोजेक्शन में हमने ये देखना चाहिए कि अभी समझो 100 रुपए का हमने किसी को टर्म लोन सैंक्शन किया है, तो उसका मार्जिन कितना होना है? 100 रुपए का नहीं, 75 रुपीज का टर्म लोन सैंक्शन किया है, तो उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है 100 रुपए, मशीनरी का कॉस्ट है 100 रुपए, तो उसका मार्जिन हो गया 25। तो ये 25 जो मार्जिन है दैट विल बी एडिशन इन कैपिटल, करेक्ट है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में अगर हम समझो 21-22 में उसको अगर हम ये टर्म लोन दे रहे हैं, तो मार्च 22 के बैलेंस शीट में उसके कैपिटल में उतना इंक्रीज होना चाहिए, मींस कितना कैपिटल उसका बढ़ना चाहिए। अभी हम ऐसा पकड़ेंगे कि उसका कैपिटल 100 रुपए था, मार्च 21 को उसका कैपिटल 100 रुपए है, एंड इस साल हमने उसको और एक 100 रुपए का टर्म लोन दिया है, 75 रुपीज का टर्म लोन दिया है जिसका प्रोजेक्ट कॉस्ट 100 रुपए है। तो उसमें क्या हो जाएगा, 25 उसका मार्जिन रहेगा। तो उसके कैपिटल में इंक्रीज कितना होना चाहिए, एक तो ये 100 रुपए का मार्जिन का इंक्रीज होना चाहिए, मींस 100 प्लस 25 मींस 125 मिनिमम उसका कैपिटल होना चाहिए, प्लस उसका करंट ईयर का प्रॉफिट। करंट ईयर का प्रॉफिट समझो 10 है, तो 100 प्लस 125 प्लस 10 रुपीज प्रॉफिट, ऐसा मिला के उसका 135 मिनिमम कैपिटल होना चाहिए। दैट इज द चेक वेदर ही इज ब्रिंगिंग द मनी और नॉट, करेक्ट है ना। तो ये होना, उसके प्रोजेक्शंस में अगर ये नहीं दिखता है तो हमें डाउट होना चाहिए फिर आप कहाँ से ला रहे हो। अगर आपके प्रॉफिट में उसका प्रोजेक्शंस में नहीं दिख रहा है मार्जिन, मार्जिन शुड गेट रिफ्लेक्टेड इन प्रॉफिट। एंड इवन ये हम ऑडिटेड बैलेंस शीट में भी चेक कर सकते हैं कि उसने मशीनरी समझो परचेस किया है, लास्ट ईयर मशीनरी परचेस किया है, तो लास्ट ईयर मशीनरी परचेस किया है लेकिन उसका ये नहीं बढ़ा है उतना, तो इसका मतलब क्या है कि ये डाइवर्टेड फंड्स फ्रॉम बिजनेस, खुद का मार्जिन आया ही नहीं लेकिन मशीनरी परचेस किया, करेक्ट है ना। कोई भी मशीनरी परचेस किया है और लोन लिया है तो टू सम एक्सटेंट हिज कैपिटल शुड इंक्रीज। तो ये सारी चीजें है ना, ये ट्रिक्स है कि आपको टर्म लोन प्रपोजल में मेनली ये देखना है। बाकी डीएससीआर असेसमेंट इज सिंपल, लेकिन ये चीजें है ना ये ध्यान में आनी चाहिए कि प्रोजेक्शंस कैसे पढ़ना है। तो प्रोजेक्शंस में ये आपको देखना है कि वेदर ही हैज ब्रॉट इन मार्जिन और नॉट।
इसके लिए ये इस तरह से आपको चेक करो, ठीक है। देन ये मैंने ऑलरेडी बोला था कि एक्स्ट्रा मार्जिन इज अवेलेबल, देन ये जो जैसे एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में एक्स्ट्रा मार्जिन अवेलेबल है तो दैट कैन बी यूज्ड फॉर परचेस ऑफ मशीनरी। ऐसे केस में उसको नया एडिशनल मार्जिन लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो राहुल जी, यस सर। दैट वाज ऑल रिगार्डिंग टर्म लोन्स। कुछ बचा है, कुछ क्वेश्चंस है आपके तो पूछिए। As in such, I think almost all the points we have covered. Even if somebody is having any kind of doubt, then you can either post or comment on YouTube, or you can directly call any one of us. We would always be happy to share and clear all your doubts. In fact, Dhanekar sir has also taken that initiative that whosoever asks any questions, he immediately replies either to his personal WhatsApp or he talks on personal basis. So make utilize of this video, share in other groups, and be aware of the latest happenings in and around the banking industry, and keep yourself safe. I guess we have covered all the points. यस राहुल जी, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। एक जो है अभी है ना, कितना टाइम ले सकते हैं ना? हाँ, we can go ahead. 45 minutes. हाँ, एक जो है ना, एक जो हमारा वीडियो था फर्स्ट आई थिंक, इसमें ये राहुल भुले जी ने अहमदनगर में जो है उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो आई विल जस्ट रीड इट। इन सम लोन्स वी आर टेकिंग थर्ड पार्टी कोलैटरल सिक्योरिटी, वी आर टेकिंग द गारंटी ऑफ द ओनर ऑफ सिक्योरिटी फॉर दैट लोन। If this loan we want to cover under hybrid model of CGTMSE because collateral security percentage is not sufficient, then whether we get cover because guarantee are not allowed in CGTMSE। तो इसमें यह है कि हाइब्रिड मॉडल में ये अलाउड होगा क्योंकि गारंटी हमने जो लिया है वो थर्ड पार्टी गारंटी, इट इज पर्टिकुलरली फॉर द पर्पस ऑफ दैट सिक्योरिटी, जो थर्ड पार्टी सिक्योरिटी है, इसलिए ये हमने लिया है। इस केस में इनका कहना क्या है कि हमने कोई एक समझो हाइब्रिड मॉडल में क्या होता है कि 3 करोड़ का कोई टर्म लोन दिया, तो 3 करोड़ के टर्म लोन में एक 1.5 करोड़ का उसने सिक्योरिटी दिया है, जो 1.5 करोड़ का सिक्योरिटी दिया है वो थर्ड पार्टी सिक्योरिटी दिया है, तो रिमेनिंग 1.5 वी कैन कवर, रिमेनिंग 1.5 कवर अंडर CGTMSE। लेकिन CGTMSE क्या बोलता है, थर्ड पार्टी गारंटी नहीं चाहिए। लेकिन इसमें वी कैन जस्टिफाई कि हमने थर्ड पार्टी गारंटी क्यों लिया है, बिकॉज दैट पर्सन हैज गिवन दैट सिक्योरिटी, इसलिए हमने लिया है, इसलिए दैट विल बी अलाउड। यहाँ कुछ हम कैसे होता है, कोई भी हम ये करते हैं तो CGTMSE कॉर्पोरेशन का भी जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ ये चाहिए, तो यहाँ क्लियर कट जस्टिफिकेशन है कि वो थर्ड पार्टी गारंटी उसका सिक्योरिटी था इसलिए हमने लिया है, अदरवाइज वी वुड नॉट हैव टेकन। एंड हाइब्रिड मॉडल में दैट इज अलाउड, ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। देन सेकंड इज एज पर द टेकओवर नॉर्म्स ऑडिटेड बैलेंस शीट इज मैंडेटरी फॉर टेकओवर अकाउंट्स, बट इन प्रैक्टिस many small firms are exempted from audit which are not eligible for takeover। then how to handle such type of loan applications, ऐसा उनका कहना है कि टेक ओवर में क्या होता है कि ऑडिटेड बैलेंस शीट ले लो, ऐसा उनका ये है। लेकिन बहुत सारे टेक ओवर में छोटे छोटे अगर लोन है तो वो एग्जेम्प्टेड रहते, जहां ऑडिट कंपलसरी नहीं है वहां ऑडिटेड बैलेंस शीट की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास बैलेंस शीट चाहिए, बैलेंस शीट साइंड बाय दैट बोरोवर चाहिए। ऐसे केसेस में जिस लेवल तक आपका ऑडिटेड कंपलसरी नहीं है उसमें ऑडिटेड बैलेंस शीट की क्या जरूरत है, लेकिन बैलेंस शीट रहना चाहिए एंड इट शुड मैच, अदरवाइज ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशंस शुड बी fulfilled, takeover norms, all other takeover norms should be fulfilled, ठीक है। then next is please elaborate claim period in case of bank guarantee। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लेम पीरियड थोड़ा डाइवर्जन होता है, लेकिन ये मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि वो बार मिस्टर राहुल बोले ये सारे क्वेश्चन उसी के हैं। तो क्लेम पीरियड इन केस ऑफ बैंक गारंटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत सारे क्वेरीज इस पे रहते हैं। तो क्लेम पीरियड क्या है बैंक गारंटी में, पहले क्या रहता था कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को 30 इयर्स का बाय डिफॉल्ट 30 इयर्स का क्लेम पीरियड रहता था, अगर इवन इफ द बैंक गारंटी इज कैंसल्ड बाय द बैंक। अभी RBI ने क्या निकाला है कि इन केस ऑफ ऑल बैंक गारंटीज देयर शुड बी 1 ईयर क्लेम पीरियड कंपलसरी, और वो क्लेम पीरियड का हमें कमीशन भी लेना है। इसका टेक्निकली फायदा हमारे लिए, कस्टमर के लिए और बैंकर के लिए ये है कि गवर्नमेंट बैंक गारंटी होने दो, कोई भी बैंक गारंटी होने दो, 1 साल का क्लेम पीरियड अगर हमने ले लिया
तो 1 साल के बाद इवन इन केस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देयर विल नॉट बी फर्दर क्लेम, उसमें बाद में कुछ भी क्लेम नहीं आएगा। मीन जो लिमिटेशन एक्ट में जो दिया था कि 30 साल का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को है, वो वहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी उसमें से डिबार किया जाता है, डिबार होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसको बाद में। इसलिए हमें क्या होता है बहुत सारे केसेस में सालों साल गवर्नमेंट के हमें ये रिस्क रहता है कभी भी क्लेम आएगा फिर हमें देना पड़ेगा। तो ये बोरोवर के ऊपर से भी ये लायबिलिटी चली जाती है, बैंकर के ऊपर से भी लायबिलिटी चली जाती है, क्योंकि समझो 15वें साल में बैंक के ऊपर क्लेम आ गया तो बैंक बोरोवर को कहाँ ढूंढते बैठेगा, तो बैंक को ही देना पड़ेगा ये। तो इसलिए ये अभी अमेंडमेंट हुआ है कि इसकी अभी जरूरत नहीं है करके, ठीक है। और एक है ये इन्होंने दिया है, वी आर फेसिंग प्रॉब्लम इन फाइनेंशियल इन सीएमए फॉर्मेट प्रोवाइडेड बाय एलएलएमएस एंड आईकॉन्स। तो एलएलएमएस के बारे में आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू कमेंट, क्योंकि मैंने उसमें काम नहीं किया है, तो एलएलएमएस में मैं कमेंट नहीं करूंगा कुछ। वो तो टाइम जैसे जाएगा उसमें एलएलएमएस में भी कुछ क्वेरीज रेज करने पड़ेंगे एंड इट शुड बी अपग्रेडेड, ठीक है। तो दैट वर द क्वेरीज बाय राहुल बोले जी, तो ये मैं इसमें कवर करना चाहता हूँ, ठीक है। यस, ओके, थैंक यू। Okay. So once again, thank you so much. We'll shortly come out with another video. Till then, make use of this video. Note down the important points. Share in other groups. And till then, bye bye. Take care. Thank you, sir. Yes, thank you.